हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे प्रमुख भारतीय जन विद्रोह, किसान विद्रोह या जनजातीय आंदोलन की। देखिए, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, बहुत ही बेहतरीन सीरीज है ये मॉडर्न हिस्ट्री की। जो हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, इसके एक एक पॉइंट्स को, एक एक फैक्ट्स को और टर्मिनोलॉजी से लेकर उसकी क्रोनोलॉजी तक एक एक चीज को बखूबी एक्सप्लेन करने की पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन अगर कहीं भी आते हैं इस सीरीज से, किसी भी एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम है, पीसीएस का है, इवन यूपीएससी का भी एग्जाम है, तो भी यहाँ से क्वेश्चंस को इधर उधर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपाइलेशन के साथ, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ इस सीरीज को कंपाइल किया गया। क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो बहुत सारे पॉइंटर तरीके से इसमें रखे गए हैं, जो एग्जाम के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम स्पेसिफिकाइड तरीके से बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक इसको भरपूर तरीके से पहुंचाइए और लास्ट तक, एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार बीच में आप छोड़ के चले जाते हैं तो वो कंटेंट आपका दोस्तों आप तक अपनी पहुंच नहीं रख पाता है कि क्या है, कैसा है। देखो, कोई भी चीज देखिए, मल्टीपल टाइम देखिए, कहीं भी देखिए, जरूरी नहीं है कि यहीं देखिए, कहीं भी देखिए, पर मल्टीपल टाइम देखने के बाद उसका रिवीजन और उसके नोट्स बनाना बहुत ही बेहद जरूरी हो गया है इस समय के परिस्थितियों को देखते हुए दोस्तों। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। हमें थोड़ा सा आपका प्यार और मोरल सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि आप भी हमारे एक परिवार के मेंबर ही हैं, जो हमें आपके लिए जरूरत है और हमारी आपको, एक दूसरे के हम कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसलिए सबसे यही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। आज बात करेंगे इनकी भूमिका, प्रमुख भारतीय जनजातीय आंदोलन, किसान जनजातीय आंदोलन, इस सब की भरपूर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, भूमिका पर चर्चा करते हैं आप। ठीक है, तो भूमिका पर चर्चा करेंगे दोस्तों। क्या है, देखो, ब्रिटिश शासन, उस समय ब्रिटिश शासन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका था और इसने इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया, इतना ज्यादा शोषण किया, चाहे वो किसान हो, जमींदार हो। मतलब जमींदारों का तो नहीं कह सकते, किसानों का हुआ, या जो जनजातीय लोग थे, या फिर वो जो भारतीय जन विद्रोह में इन्होंने जो भागीदारी निभाई। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिशर से, इन्होंने इतना ज्यादा आतंक काट दिया कि जिसका कोई जवाब नहीं दोस्तों। तो ब्रिटिश शासन जो है भारतीय शोषक वर्ग, यानी कि जिसे बोलते हैं कुलीन वर्ग, जमींदार आदि के खिलाफ पहले से ही जनता में असंतोष की भावना फैली हुई थी, क्योंकि लोग इन लोगों से प्रताड़ित थे। इन्होंने इतना शोषण किया हुआ था कि ये लोग, इतना ज्यादा असंतोष इनके अंदर घर कर गया था कि ये कभी भी इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट मरने मारने को तैयार थे। ब्रिटिश भूराजस्व नीतियों ने बात की है, उसका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उसकी पॉलिसीज की बात करें तो भूराजस्व नीतियों ने किसानों की स्थिति को और भी दयनीय बना दिया, जिससे क्रमागत रूप से कई किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई, जिससे समय समय पर सरकारी दफ्तरों, ब्रिटिश सैनिकों की टुकड़ियों पर प्रहार कर किसानों ने अपने असंतोष को व्यक्त किया दोस्तों, अपने असंतोष को व्यक्त किया। इन विद्रोह को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 1 नागरिक विद्रोह, नंबर 2 आदिवासी या जनजातीय विद्रोह, नंबर 3 किसान विद्रोह, नंबर 4 नागरिक विद्रोह। तो ये 4 तरीके के विद्रोह उसमें हुए दोस्तों। बात करने वाले हैं सन्यासी विद्रोह की। क्या है सन्यासी विद्रोह? 1770 से लेकर 1820 ईस्वी तक इसकी बात करेंगे। सबसे पहला विद्रोह था सन्यासी रिवॉल्ट, 1770 से 1820। ये डेट्स याद रखना, हमेशा क्रोनोलॉजी में पूछने को आती है। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि दोस्तों ब्रिटिश शासन की दमनात्मक नीतियों ने तैयार किया। इस आंदोलन का तात्कालिक कारण था सन्यासी लोगों के तीर्थ यात्रा पर लगाया गया कर। उसने जो पिलग्रिमेज टैक्स था, लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे, उस पर टैक्स लगा दिया। विद्रोह का नेतृत्व अर्ध सामंती लोग, भवानी पाठक और देवी चौधरानी आदि लोग कर रहे थे। इस विद्रोह का प्रभाव दोस्तों, जो बंगाल है, बंगाल, वेस्ट बंगाल था उस समय, बंगाल, ढाका, रंगपुर, इस समय वेस्ट बंगाल है, पहले बंगाल था, ढाका, रंगपुर, जो रंगपुर है। और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ, उसमें किया गया है। वहीं उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका दमन किया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल होता था उस समय। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका दमन किया दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे फकीर विद्रोह। किसकी? फकीर विद्रोह की चर्चा करते हैं। 1776 से 77 ईस्वी तक हुआ फकीर विद्रोह। यह विद्रोह घुमक्कड़ मुसलमान फकीरों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये जो मुसलमान थे, घुमक्कड़ थे, ये फकीर थे, घूमते थे, घूमकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसका नेतृत्व
मजनूम शाह, जो मजनू शाह है, और चिराग अली, इन दोनों ने किया। दिनाजपुर, रंगपुर और मालदा इस विद्रोह के केंद्र रहे थे दोस्तों। धीरे धीरे यह विद्रोह हिंसात्मक रूप लेने लगा। चिराग अली के नेतृत्व में फकीर समुदाय अधिक शक्तिशाली हो गया दोस्तों। उन्होंने अंग्रेज फैक्ट्रियों पर आक्रमण किया। उन्होंने क्या किया? अंग्रेज फैक्ट्रियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उनके गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कठोरता पूर्वक इस विद्रोह का दमन कर दिया। समझ रहे हैं? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। परीक्षा की दृष्टि से बात करें, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। किस पर? सन्यासी विद्रोह पर। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया है, वह सन्यासी विद्रोह। वंदे मातरम गीत लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। पागलपंथी विद्रोह प्रस्तुत एक विद्रोह था गारो का। गारो जो खासी जनता है, ये पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, लेकिन ये गारो का विद्रोह था दोस्तों। आप समझ रहे हैं बात? इस तरह की बातें थी उस समय। और ये दोस्तों मैं एक बात बता दूं, ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, बहुत ही बेहतरीन इसमें मॉडर्न हिस्ट्री की ये सीरीज है। इसको प्लीज मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप सीरियसली एग्जाम देने जा रहे हैं 26 में 27 में, तो इस सीरीज को आप मल्टीपल टाइम्स जरूर देखिएगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना ही एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन है किसी भी एग्जाम को सक्सेस करने का, क्वालिफाई करने का। सॉरी गाइस, समझ रहे हैं? अब बात करते हैं, लौटते हैं वापस टॉपिक पे। क्या है? पागलपंथ की स्थापना किसने की? पागलपंथ की स्थापना किसने की? ये थे करमशाह ने। किसने? करमशाह ने। व्हाट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करते हैं। उसके आगे बात करेंगे, फराजी विद्रोह का नेता था दोस्तों। फराजी विद्रोह का नेता था दूदू मियाँ। कौन था? दूदू मियाँ फराजी विद्रोह का नेता होता था उस समय। ठीक है? जो फराजी थे, मुसलमान थे, जो दाढ़ी कर लगाता था, बियर टैक्स लगाया था, उसका नेता कौन था? दूदू मियाँ था। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है? सन्यासी विद्रोह का प्रमुख प्रभाव क्षेत्र था। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख प्रभाव क्षेत्र होता था ढाका था, रंगपुर था तथा मेमनपुर था। समझ रहे आप? ढाका, रंगपुर तथा मेमनपुर। सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? भवानी पाठक और देवी चौधरानी। तो सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेताओं में भवानी पाठक और देवी चौधरानी को कंसीडर किया गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, पागलपंथी विद्रोह की बात करेंगे इसी कारण में। पागलपंथी विद्रोह क्या था? 1825 से लेकर 1833 तक। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33 के बीच में हुआ। पागलपंथ एक धार्मिक विद्रोह था। पागलपंथ एक धार्मिक यानी कि एक रिलीजियस मूवमेंट था दोस्तों, जो सत्य पर, समानता पर और भाईचारा के सिद्धांतों का अनुयायी था। यह विद्रोह जमींदारों की शोषणकारी नीतियों के विरोध में चलाया गया। इसका नेतृत्व उत्तरी बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में करमशाह ने किया दोस्तों। तो इस पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व उत्तरी बंगाल में करमशाह ने किया था। इस पंथ के अनुयायियों में हिंदू, मुसलमान, गारो तथा हैजांग आदिवासी थे दोस्तों। समझ रहे? इस पंथ के अनुयायियों में हिंदू थे, मुसलमान थे, गारो थे तथा हैजांग आदिवासी इस पंथ के अनुयायियों में आदिवासी थे दोस्तों। वहीं 1825 ईस्वी में करमशाह के पुत्र टीपू शाह ने, जो करमशाह का पुत्र टीपू शाह ने जमींदारों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर शेरपुर पर अधिकार कर लिया और वहां स्वयं को राजा घोषित कर दिया। वहीं 1831 से 33 ईस्वी तक ब्रिटिश सैनिकों ने इस विद्रोह को समाप्त कर दिया था दोस्तों, क्योंकि ब्रिटिश सैनिक पूरी ताकत लगाते थे किसी भी विद्रोह को किसी भी लेवल पर जाकर, किसी भी थ्रेशोल्ड तक जाकर, किसी भी लिमिट पर जाकर वो खत्म कर देते थे, समाप्त कर देते थे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है पाइका विद्रोह की 1817 से 25 ईस्वी तक। उड़ीसा का विद्रोह है दोस्तों। उड़ीसा की पाइक जाति होती थी, तो उड़ीसा की पाइक जाति द्वारा किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व बक्सी जगबंधु ने किया। किसने? बक्सी जगबंधु ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह का प्रमुख कारण था पाइक जाति को खुर्दा के राजा द्वारा सैन्य गतिविधियों के लिए दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, क्या थी? टैक्स फ्री लैंड दे दी गई। उस पर ब्रिटिश द्वारा रोक लगा देना था और 1825 ईस्वी तक इस आंदोलन को पूर्णतः दबा दिया गया दोस्तों। कब? 1825 ईस्वी तक अंग्रेजों ने इस आंदोलन को पूरी तरह दबा दिया दोस्तों। वही बात करते हैं अहोम विद्रोह की 1828 से 33 ईस्वी तक। 1824 ईस्वी में बर्मा युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने बर्मा के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया, लेकिन उसी समय जब अंग्रेजों ने अहोम प्रदेश यानी कि आधुनिक असम को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, जो अहोम प्रदेश था उसको अपने आधुनिक क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, उसमें शामिल करने का प्रयास किया। समझ रहे हैं? यानी कि अहोम प्रदेश जो आधुनिक असम है, इस समय का मॉडर्न असम है, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करने का प्रयास किया, तो इसने विद्रोह का रूप ले लिया।
कि वो असम में शामिल नहीं करना है, असम को शामिल नहीं करना है, और वो एक विद्रोह के रूप में उभर कर सामने आया। वही 1828 ईस्वी में इस विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर तथा रूपचंद कोनार ने किया, परंतु वह असफल रहा। अंग्रेज अधिकारियों ने गोमधर कुंवर को 7 वर्ष की सजा सुनाई और विद्रोह का दबा दिया गया। दोस्तों, सरकार को अहोमों को शांत करने के लिए समझौता करना पड़ा और इस समझौते के अंतर्गत कंपनी ने उत्तरी असम के प्रदेश क्षेत्र को पुरंदर सिंह को दे दिया। दोस्तों, किसको? पुरंदर सिंह को। सरकार को अहोमों को शांत करने के लिए समझौता करना पड़ा, एक एमओयू साइन करना पड़ा, और इस समझौते के अंतर्गत कंपनी ने उत्तरी असम के प्रदेश क्षेत्र को पुरंदर सिंह को दे दिया था। दोस्तों, फराजी विद्रोह की बात, फराजी विद्रोह क्या है? 1838 से 57 ईस्वी तक यह आंदोलन फरीदपुर यानी आधुनिक बांग्लादेश जो है उसमें आरंभ हुआ था। ये फराजी विद्रोह 1838 से 57 तक चला। करीब अगर बात करें तो ये 19 साल के आसपास चला, 19 ईयर्स। हाजी शरीयतुल्लाह इस विद्रोह का नेता होता था उस समय। कौन? हाजी शरीयतुल्लाह। यह विद्रोह दोस्तों ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारों की शोषणकारी भूराजस्व दरों के विरोध का परिणाम था। वहीं हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु के पश्चात इस विद्रोह का नेतृत्व उनके पुत्र दादू मियां ने किया। किसने? इनके एक पुत्र थे दादू मियां। उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र किसने? दादू मियां ने इस विद्रोह का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? कुछ नागरिक व आदिवासी विद्रोह की बात करते हैं, क्या है ये इंपोर्टेंट है, और कौन इसके लीडर्स हैं, इस पर भरपूर चर्चा होगी। देखो दोस्तों, सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन ही कर सकते हैं आपसे कि आप हमारा परिवार हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थोड़ा मोरल सपोर्ट दिखाना, थोड़ा सा आपका प्यार देना हमारे लिए जरूरी है। चलो बात करते हैं सन्यासी विद्रोह की। भवानी पाठक व देवी चौधरानी ये इसके नेतृत्वकर्ता होते थे, यानी लीडर थे। तो सन्यासी विद्रोह के जो लीडर्स थे वो थे भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी। बंगाल में हुआ ये विद्रोह। इसका टाइम पीरियड था 1770 से 1820 ईस्वी के बीच में। ठीक है, वहीं बात करेंगे फकीर विद्रोह की। फकीर विद्रोह दोस्तों कब हुआ? फकीर विद्रोह जो है मजनू शाह के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, इसके लीडर कौन थे? मजनू शाह। और ये विद्रोह भी बंगाल में हुआ और 1776 ईस्वी से 77 ईस्वी में ये विद्रोह इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट बात करेंगे पागलपंथी विद्रोह। तो ये जो पागलपंथी विद्रोह है ये कब हुआ? तो पागलपंथी विद्रोह करम शाह के नेतृत्व में। लीडर कौन थे? करम शाह। ये भी बंगाल में हुआ और 1825 से लेकर 1837 ईस्वी के काल तक ये पागलपंथी विद्रोह हुआ। दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे पाइका विद्रोह। तो पाइका विद्रोह बक्सी जगबंधु विद्याधर ये इसके लीडर होते थे, नेता होते थे। ये उड़ीसा में हुआ और 1817 से लेकर 1825 ईस्वी तक ये विद्रोह चला। सबसे एक बात यही कहूंगा कि अगर टाइम है तो आप नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और नोट्स बनाइए, अदरवाइज इनका स्क्रीनशॉट लेकर एक पीडीएफ तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फराजी विद्रोह की बात करेंगे। दादू मियां दूदू मियां इसके लीडर थे और बंगाल के स्थान पर, बंगाल में ये विद्रोह हुआ। 1838 से लेकर 57 ईस्वी तक ये विद्रोह चला। वही नेक्स्ट बात करेंगे अहोम विद्रोह की। अहोम विद्रोह दोस्तों गोमधर कुंवर के नेतृत्व में लड़ा गया और असम का ये क्षेत्र था और 1828 से लेकर 1833 ईस्वी तक ये चला। गडकरी विद्रोह की बात करेंगे। गडकरी विद्रोह क्या था? गडकरी विद्रोह दाजी कृष्ण पंडित के नेतृत्व में, लीडरशिप में दाजी कृष्ण पंडित के लीडरशिप में चला और महाराष्ट्र जो है इसका स्थान था। 1844 ईस्वी में ये विद्रोह क्या हुआ? उसके टाइम पीरियड में लड़ा गया 1844 ईस्वी में। कहां पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करते हैं, अब लौटते हैं आपके दूदू मियां पे। तो दादू मियां या दूदू मियां जो है उसके नेतृत्व में ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन का धार्मिक स्वरूप धारण कर लिया। मतलब पहले ये आंदोलन एक तरीके से पॉलिटिकल होता था या फिर लैंड रेवेन्यू से था, लेकिन दूदू मियां या दादू मियां के नेतृत्व में इस आंदोलन ने धार्मिक रूप धारण कर लिया, यानी कि रिलीजियस रूप धारण कर लिया। और इस आंदोलन के लोग धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों की मांग करते थे। इनका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करना था। वहीं 1857 ईस्वी के पूर्व फराजियों और जमींदारों तथा नेलों के बीच 24 परगना, नदिया और फरीदपुर जिले में इनके संघर्ष देखने को मिलते हैं। यह विद्रोह दोस्तों 1838 से 57 ईस्वी तक चलता रहा। अंत में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, मतलब लास्ट में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। बात करते हैं वहाबी आंदोलन की। 1820 से 70 ईस्वी की बात हो रही है। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए इस्लाम धर्म में परिवर्तन का परिणाम था। तो जो वहाबी आंदोलन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ही ज्यादा मजबूत था, 1820 से 70 तक चला। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए इस्लाम धर्म में परिवर्तन का एक रिजल्ट था, परिणाम था। यह आंदोलन मूलतः इस्लाम का पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक विधियों से मुक्त कराना था। इस आंदोलन को
बली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। ये जो आंदोलन है इसको बली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन के प्रारंभकर्ता अब्दुल वहाब थे, इसी कारण से इसे वहाबी आंदोलन कहते हैं। भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद बरेलवी ने किया। भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद बरेलवी ने किया। इन्होंने अब्दुल वहाब की शिक्षा, जो अब्दुल वहाब की शिक्षा है, उन शिक्षाओं के आधार पर वहाबी आंदोलन का प्रारंभ किया। ठीक है, किसके आधार पर? जो अब्दुल बरेलवी हैं दोस्तों। ठीक है, क्या नाम है इनका? सैयद अहमद बरेलवी की शिक्षा है और इन्होंने अब्दुल वहाब की शिक्षाओं के आधार पर ये आंदोलन, वहाबी आंदोलन का प्रारंभ किया था। और सैयद अहमद बरेलवी या रायबरेली उत्तर प्रदेश के निवासी थे। समझ रहे हैं? जो सैयद अहमद बरेलवी थे, इसके लीडर थे, ये रायबरेली उत्तर प्रदेश के निवासी थे। भारत में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था पटना। इसके अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंबई, बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी फैला। ये आंदोलन सिखों और अंग्रेजों दोनों के विरुद्ध जिहाद करके इस्लामी सत्ता स्थापित करना चाहता था। 1860 ईस्वी के पश्चात 1860 ईस्वी के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने वहाबियों के विरुद्ध व्यापक अभियान प्रारंभ किया। उनका केंद्र था सितान और मेलका नष्ट कर दिए गए। इस प्रकार इस आंदोलन का दमन कर दिया गया दोस्तों। वहाबी आंदोलन मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए था दोस्तों। समझ रहे हैं आप? वहाबी आंदोलन एक धार्मिक प्रवृत्ति का आंदोलन था दोस्तों, और यह आंदोलन मुसलमानों के द्वारा और मुसलमानों के लिए था। अतः इसका स्वरूप सांप्रदायिक था। इसने कभी भी राष्ट्र स्वरूप धारण नहीं किया, मतलब एक नेशनल रूप नहीं लिया था इस आंदोलन ने। अब बात करते हैं गडकरी विद्रोह। जो गडकरी जनजाति थी, ट्राइब से, उसकी बात करेंगे 1844 में। जो गडकरी समुदाय है, जो गडकरी कम्युनिटी है, उसके सैनिक पद पर कार्यरत था ये गडकरी समुदाय सैनिक पद पर कार्यरत होते थे। ये 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शुरू हुआ। कहां पर? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। और बाबाजी अहिरेकर तथा दाजी कृष्ण पंडित इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इस विद्रोह का प्रमुख कारण गडकरी लोगों के द्वारा, जो गडकरी लोग थे उनके द्वारा उनको सैनिक पदों से हटाया जाता है। इनकी ये जो गडकरी लोग थे, इनको सैनिक पदों से हटा दिया गया था। इससे नाराज होकर गडकरी समुदाय ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने समनगढ़ तथा भूधरगढ़ के दुर्ग को जीत लिया। अंत में इस विद्रोह का अंग्रेजों ने दबा दिया, मतलब लास्ट में इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया था दोस्तों। बात करते हैं आदिवासी या जनजाति विद्रोह की। क्या है? खोंड एवं सवार विद्रोह 1837 से 56 ईस्वी तक की बात करेंगे। खोंड एवं सवार विद्रोह 1837 से 56 ईस्वी तक। यह विद्रोह ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारों की शोषणकारी नीतियां थी, ब्रिटिश शासन के सामाजिक सुधार कार्यक्रम, जिससे नरबली प्रथा पर प्रतिबंध आदि के विरोध से उत्पन्न हुआ था। ये जो खोंड एवं सवार विद्रोह है, ये डेट याद रखना, 1837 से 56 ईस्वी तक चला। ये आदिवासी या शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो थी उसका विद्रोह होता था। यह विद्रोह ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारों की एक्सप्लॉयटेशन जो पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट में, और सामाजिक जो सुधार थे, सोशल रिफॉर्म्स कार्यक्रम थे, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध आदि के विरोध से उत्पन्न हुआ। इस विद्रोह का विस्तार मुख्यतः उड़ीसा, बंगाल, मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में था। इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे डोरा बिसोई। कौन थे? डोरा बिसोई थे तथा चक्र बिसोई थे। आगे चलकर राधा कृष्ण दंड सेना, इन्होंने भी इस विद्रोह में भाग ले लिया। इस विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया तथा राधा कृष्ण दंड सेना को फांसी दे दी गई। क्या किया? राधा कृष्ण दंड सेना को फांसी दे दी गई थी। बात करते हैं कोल विद्रोह की। 1829 से 39 में और 1844 से 48 ईस्वी में कोल विद्रोह की बात करेंगे। इस विद्रोह का प्रमुख कारण जमींदारों व ठेकेदारों द्वारा, जो जमींदार थे या ठेकेदार थे, उनके द्वारा ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीतियों के तहत अधिक लगान वसूलना तथा अधिक लगान वसूलने के लिए स्थानीय आदिवासियों को उनकी भूमि से वंचित करना था। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया और बिदराई मानकी तथा सुरजा आदि भी इस विद्रोह में शामिल थे। समझ रहे आप? जो बिदराई मानकी है या सुरजा है, ये लोग भी इसमें शामिल थे इस विद्रोह में। आरंभ में कोलों ने यह विद्रोह दिकू लोग हैं, जो दिकू मतलब होता था जो बाहरी लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं, उनको दिकू बोला गया। तो आरंभ में कोलों ने यह विद्रोह दिकी लोग, जो बाहरी लोगों के विरुद्ध छोटे पैमाने पर किया, किंतु धीरे धीरे यह विद्रोह व्यापक क्षेत्र में विस्तारित हो गया। और यह विद्रोह छोटा नागपुर पठार, जो कि झारखंड में है, छोटा नागपुर पठार से शुरू होकर दोस्तों सिंहभूमि जिले, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में फैल चुका था। आगे चलकर इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने संभाला और 1832 से 33 ईस्वी में इसे दबा दिया गया। वही बात करें हूल या संताल विद्रोह की, 1855 से 56 ईस्वी तक की बात करें।
आदिवासियों के विद्रोह में संतालों का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिद्धू एवं कान्हू, चांद एवं भैरव। ये 4 भाई होते थे दोस्तों। इस विद्रोह का विस्तार भागलपुर से राजमहल पहाड़ी क्षेत्र तक और इस क्षेत्र को दमन ए कोह के नाम से जाना जाता था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण था ब्रिटिश शासन की दमनात्मक नीतियां जमींदारों व साहूकारों की। इस विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की दमनात्मक नीतियां जमींदारों व साहूकारों, जो साहूकार हैं, उनकी भू राजस्व वसूली के प्रति, जो भू राजस्व वसूली के प्रति विरोध, भूमिकर अधिकारियों जो विरोध है और भूमिकर अधिकारियों का दमनात्मक रवैया आदि होता था। इस विद्रोह का प्रसार बहुत तेजी से हुआ दोस्तों तथा इस विद्रोह में हिंसात्मक कार्रवाइयों पर अधिक बल दिया गया। मतलब वायलेंस इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे विद्रोहियों ने डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन आदि को लूटकर आग लगा दी। तो ये एक तरीके से वायलेंस की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा देखने को मिली। वहीं 1856 ईस्वी में सिद्धू तथा कान्हू, जो सिद्धू और कान्हू को पकड़कर उन्हें गोली मार दी गई। कब? 1856 में। तो ये क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है। और वहीं 1856 ईस्वी में ब्रिटिश कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में, तो ब्रिटिश कमिश्नर ब्राउन थे और मेजर जनरल थे लॉयड, उनके नेतृत्व में संताल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। तो संताल विद्रोह को दबाने में किसका हाथ था? ब्रिटिश कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड का नेतृत्व था दोस्तों। ठीक है, अब एग्जाम से रिलेटेड ये कुछ छूटा था, इसकी बात करते हैं। क्या है? कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू एवं कान्हू ने। 1855 ईस्वी में संतालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया वो था मेजर बारू। मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। समझ रहे हैं कौन थे? बिरसा मुंडा। वहीं उल गुलान विद्रोह जुड़ा हुआ था मुंडा विद्रोह से। मेवाड़, वांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गोविंद गिरी ने। किसने किया? गोविंद गिरी ने। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। जनजातीय लोगों की, जो जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। और बाहोरा विद्रोह हुआ था दोस्तों बड़ौदा में। कहां पर? बाहोरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में, देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे आपकी मुंडा विद्रोह की। किसकी? मुंडा विद्रोह की चर्चा होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मुंडा विद्रोह दोस्तों। 1899 से 1900 तक ये मुंडा विद्रोह हुआ। 1899 से 1900 ईस्वी तक इसकी चर्चा करेंगे। क्या है मुंडा विद्रोह? देखते हैं। ठीक है, तो देखो बात करते हैं मुंडा विद्रोह। ठीक है, मुंडा विद्रोह का उल गुलान या महाविद्रोह की कहा जाता है दोस्तों। इसको संज्ञा दी गई उल गुलान या महाविद्रोह की। इस विद्रोह का प्रमुख कारण है क्या? मुंडा लोगों को खुंट कुंटी प्रथा, जो सामूहिक खेती का प्रचलन है, उस पर जमींदारों व ठेकेदारों द्वारा पाबंदी लगाया जाना। इससे मुंडों ने, जो मुंडा लोग थे, उन्होंने अपने सरदारों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। इसका विद्रोह का नेतृत्व 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा ने संभाला। और बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया दोस्तों। वहीं 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जनजाति का शासन स्थापित करने के लिए जमींदारों, महाजनों और हकीमों आदि का कत्ल करने का आह्वान कर दिया। जनवरी 1900 ईस्वी तक यह विद्रोह संपूर्ण मुंडा क्षेत्र में फैल गया। इस विद्रोह में महिलाओं की भी भागीदारी देखी गई। मतलब क्वेश्चन ये आ जाए कि महिलाओं की भागीदारी मुंडा विद्रोह में थी या नहीं, तो ऑब्वियस है महिलाओं की भागीदारी मुंडा विद्रोह में देखी गई दोस्तों। फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जहां उसकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। किसके कारण? एक बीमारी हो गई जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई दोस्तों, फरवरी 1900 ईस्वी में। अब बात करते हैं खासी विद्रोह की। खासी विद्रोह पर चर्चा करेंगे। क्या है खासी विद्रोह? खासी विद्रोह हुआ 1827 से 33 ईस्वी में। ये डेट्स बहुत जरूरी हैं, याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो खासी विद्रोह 1827 से 33 ईस्वी तक हुआ। खासी जनजाति के लोग मेघालय की गारो व खासी पहाड़ियों में निवास करते थे। इस विद्रोह का प्रमुख कारण था 1824 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर ब्रिटिश अधिकार का हो जाना, क्योंकि 1824 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर इस ब्रिटिश अधिकारियों ने उस पर कब्जा कर लिया। सड़क निर्माण के लिए मजदूरों को जबरदस्ती भर्ती किए जाने के कारण खासियों ने राजा तीरथ सिंह, जो खासी जनजाति थी, उन्होंने राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में 1829 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को प्रमुख नेता थे तीरथ सिंह, बारमानिक व मुकुंद सिंह, ये इसके नेता थे। वहीं 1833 ईस्वी में ब्रिटिशों ने सैनिक कार्रवाई द्वारा इस विद्रोह का दबा दिया और तीरथ सिंह को निष्कासित कर ढाका
ढाका भेज दिया गया। किसको? तीरथ सिंह को निष्कासित किया और ढाका भेज दिया गया। बात करते हैं भील विद्रोह की। क्या है भील विद्रोह? भील विद्रोह महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों जगह पर हुआ ये भील विद्रोह दोस्तों। महाराष्ट्र में यह विद्रोह तब हुआ जब ब्रिटिश ने भील जनजाति के गढ़ में, जो भील जनजाति का गढ़ है, खान देश पर अधिकार कर लिया। इसका नेतृत्व सरदार दशरथ ने किया था। कौन कर रहा था इसका नेतृत्व? सरदार दशरथ इसका नेतृत्व कर रहे थे। 1822 ईस्वी में हिरिया जनजाति ने, जो हिरिया जनजाति है, उन्होंने भीलों का समर्थन किया और 1857 ईस्वी में भागोजी तथा काजल सिंह नामक भील नेताओं ने अंग्रेजों के सामने कई चुनौती खड़ी कर दी दोस्तों। समझ रहे? भागोजी तथा काजल सिंह नामक भील नेताओं ने अंग्रेजों के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी। अंत में अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया। राजस्थान में यह विद्रोह तब हुआ जब ब्रिटिश जमींदारों तथा साहूकारों को शोषण जो है चरम पर पहुंच गया, यानी कि उसकी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। जो टैक्स है मेवाड़ के भील वसूला करते थे, जो मेवाड़ की भील जनजाति थी वो इस टैक्स को वसूलती थी, उस टैक्स से वसूली करती थी, उसे समाप्त कर दिया गया तथा उन पर नए टैक्स को आरोपित कर दिया गया। जैसे भेलाई है एवं रखवाली टैक्स होता था। भेलाई एवं रखवाली कर को समाप्त कर तिसाला कर लगा दिया गया दोस्तों। याद रखना ये बात है। कौन सा कर लगा? तिसाला कर लगा दिया गया था। इससे नाराज जो है भीलों ने विद्रोह कर दिया। इसका नेतृत्व दौलत सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? दौलत सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों। वहीं 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में भील विद्रोह का नेतृत्व श्री गोविंद ने किया दोस्तों। किसने? श्री गोविंद ने किया। अंत में ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन कर दिया। अंत में क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस विद्रोह का दमन कर दिया दोस्तों। अब बात करने वाले हैं रामोसी विद्रोह की। क्या है? रामोसी विद्रोह की चर्चा करेंगे 1822 से 26 ईस्वी तक। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, सो प्लीज डोंट अंडरस्टिमेट दिस डेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो 1822 से 26 ईस्वी में रामोसी विद्रोह की चर्चा होगी। क्या है देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं रामोसी विद्रोह पे दोस्तों। ब्रिटिशर्स उनकी साम्राज्यवादी नीतियों से तंग आकर पश्चिमी घाट में, जो पश्चिमी घाट है वेस्टर्न घाट में रहने वाली आदिम जाति जो है रामोसी ने विद्रोह कर दिया और 1822 ईस्वी में चित्तूर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था दोस्तों। वहीं बात करें 1825 से 26 ईस्वी में भयानक अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। उससे प्रभावित होकर रामोसी ने पुनः उमाजी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इसी प्रकार 1839 ईस्वी में सतारा के राजा थे उस समय प्रताप सिंह। सतारा के राजा प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गद्दी से हटाकर देश निकाला घोषित कर दिया। मतलब समझ रहे हैं आप, उनको देश से निकाल दिया, तो बेचारे खुद राजा थे, उनको देश से निकाला घोषित कर दिया। इससे वहाँ के लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया और 1840 से 41 ईस्वी में दंगे शुरू हो गए दोस्तों। और नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर ने विद्रोह करके बादामी का दुर्ग जीतकर उस पर सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया। अंत में अंग्रेजी सेना ने विद्रोह को दबा दिया दोस्तों। किसको? विद्रोह को भरपूर तरीके से दबा दिया था। बात करते हैं नोट क्या है वासुदेव बलवंत फड़के की 1845 से 43 ईस्वी तक। वासुदेव बलवंत फड़के ने 1845 से 83 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी की रामोसी जनजाति में, कहाँ पर थे? बम्बई प्रेसिडेंसी में रामोसी ट्राइब्स थी, उसके लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्थे की स्थापना की। क्या की? रामोसी कृषक जत्थे की स्थापना की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रंपा विद्रोह 1921 से 24 ईस्वी में। इनकी डेट्स लिख लेना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आपकी इनकी क्रोनोलॉजी पता चल जाएगी। चलिए रंपा विद्रोह पर बात करेंगे। यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र में, जो आंध्र प्रदेश है उसके गोदावरी जो क्षेत्र है उसकी गोदावरी नदी के उत्तर में, जैसे गोदावरी है इसके इधर नॉर्थ वाले इलाके में, वहाँ उस क्षेत्र में रंपा में हुआ। इसका नेतृत्व गैर आदिवासी अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। जो गैर आदिवासी थे, यानी कि आदिवासी नहीं थे, वो नॉन आदिवासी थे, अल्लूरी सीताराम राजू उन्होंने किया। रंपाओं ने ब्रिटिश सरकार के समर्थन में चल रहे भ्रष्टाचार और नए जंगल कानूनों के खिलाफ विद्रोह कर दिया दोस्तों। ठीक है, ये था रंपा विद्रोह। नेक्स्ट बात करते हैं। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था गुडेम नामक तहसीलदार द्वारा रंपा आदिवासियों द्वारा सड़क निर्माण के लिए बंधुआ मजदूरी कराया जाना दोस्तों। समझ रहे आप? वहीं सीताराम राजू को असहयोग आंदोलन से प्रेरणा मिली थी, किंतु आदिवासियों के कल्याण के लिए वह हिंसा का आवश्यक मानता था। वो चाहता था सीताराम राजू कि भाई असहयोग आंदोलन से एक प्रेरणा जरूर मिली और वो ये भी जानते थे कि हिंसा ही एकमात्र उपाय है
अपने जो आदिवासी लोग हैं उनके कल्याण के लिए दोस्तों। लंबे संघर्ष के बाद मई 1924 में सीताराम राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और मार दिया गया दोस्तों, तथा विद्रोह का दमन कर दिया गया। समझ रहे हैं आप, किसी भी लीडर्स को पकड़ लेते हैं तो फिर वो विद्रोह एक तरीके से दमनात्मक हो जाता है, मतलब एक तरीके से उस विद्रोह की नींव मिल जाती है। बात करेंगे कूका विद्रोह, कूका आंदोलन की दोस्तों। 1840 से 72 ये कूका आंदोलन की बात हो रही है। कूका जो आंदोलन है ये सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों के खिलाफ शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसका राजनीतिकरण, पॉलिटिकल जो एंगल है वो दे दिया गया इसमें, यानी कि राजनीतिकरण कर दिया गया। इसका उद्देश्य धार्मिक सुधारों से बदलकर अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालने पर केंद्रित हो गया था। 1840 ईस्वी में इसकी बात करें, 1840 ईस्वी में इसकी शुरुआत भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी। वहीं सेन साहब जो हैं भगत जवाहरमल के अनुयायी बालक सिंह ने एक दल बनाया और 1863 ईस्वी में बालक सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य राम सिंह कूका ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। पंजाब का लुधियाना इस विद्रोह का केंद्र था। पंजाब का लुधियाना इस विद्रोह का केंद्र था दोस्तों। कूकाओं का पहला विद्रोह फिरोजपुर में हुआ, खबर फिरोजपुर में। वहीं 1872 ईस्वी में राम सिंह कूका को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। खबर रंगून जो बर्मा म्यांमार में था वहाँ भेज दिया गया, और जहाँ 1885 ईस्वी में राम सिंह की मृत्यु हो गई दोस्तों। कहाँ हुई? राम सिंह की मृत्यु हो गई। बात करते हैं चुआर विद्रोह की। चुआर विद्रोह 1769 से 70 तक और 1798 ईस्वी तक हुआ। मेदिनीपुर जो 1760 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों की भेंट चढ़ गया। जो मेदिनीपुर था जहाँ पर ये चुआर विद्रोह हुआ, तो वो क्या हुआ? 1760 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों की भेंट चढ़ गया। इससे प्रताड़ित होकर, इससे दोस्तों ये कुछ विद्रोह की बात करेंगे पहले। इससे चुआरों में असंतोष, जो चुआर जनजाति थी उनमें असंतोष व्याप्त हो गया। अकाल पड़ गया। अकाल तथा बढ़ते हुए भूमि टैक्स से, जो लैंड टैक्स था, और अन्य आर्थिक कारणों से मेदिनीपुर जिले के आदिम जाति के चुआर लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व राजा जगन्नाथ ने किया। याद रखना, राजा जगन्नाथ ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। और वहीं दलभूम, कैलापाल, ढोलका तथा बाराभूम की राजाओं ने इस विद्रोह में सहयोग दिया था। इस विद्रोह का विस्तार मिदनापुर, बांकुरा, वीरभूमि तथा ढाल भूमि तक था। ये विद्रोह लगभग 30 वर्षों तक चलता रहा और स्वयं धीरे धीरे समाप्त हो गया। इससे पहले कुछ और विद्रोह हैं, यहाँ इनकी बात कर लेते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं, इनको प्लीज़ दोस्तों मैं एक बात बोलूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और इनको अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। विद्रोह के नाम की बात हो रही है यहाँ, उसका काल क्या है उसकी बात हो रही है, उसका क्षेत्र क्या है, उसका प्रमुख नेता कौन था। वहाबी आंदोलन की बात करें, वहाबी आंदोलन की बात करेंगे तो वहाबी आंदोलन दोस्तों 1830 से 60 के बीच में शुरू हुआ। 1830 से 60 के बीच में पटना इसका प्रमुख क्षेत्र था और सैयद अहमद खान इसके प्रमुख नेता थे। कौन थे? सैयद अहमद खान इसके प्रमुख नेताओं में से थे। कूका आंदोलन की बात करें 1840 से 72 ईस्वी तक कूका आंदोलन हुआ। वहीं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो है इसका प्रमुख क्षेत्र रहा और सैन साहब जो है भगत जवाहरमल है ये इसके प्रमुख नेताओं में से थे। भील विद्रोह की बात करें 1818 से 37 ईस्वी तक, 1821 से 1921 ईस्वी तक भील विद्रोह हुआ। और महाराष्ट्र और राजस्थान में इसका विद्रोह क्षेत्र था। भागोजी, काजल सिंह, दशरथ, मोतीलाल तेजावत, राजस्थान में ये सब लोग थे जो इसके प्रमुख नेता थे। वहीं बात करते हैं दोस्तों कोल विद्रोह की। कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 से 32 ईस्वी में। रांची झारखंड वाला इलाका इसका क्षेत्र था। बुद्धो भगत इसके लीडर थे, नेता थे। वहीं बात करते हैं संताल विद्रोह। संताल विद्रोह दोस्तों 1855 से 56 ईस्वी में और बिहार में हुआ। ये कहाँ पर? बिहार में। इसके नेता थे सिद्धू और कान्हो। मुंडा विद्रोह की बात करेंगे। मुंडा विद्रोह हुआ 1895 से 1901 में। बिहार छोटा नागपुर इलाका था, बिरसा मुंडा इसका लीडर थे। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट खासी विद्रोह की। खासी विद्रोह 1828 से 33 ईस्वी में, मेघालय इसका क्षेत्र था। तीरथ सिंह इसके नेता थे। नेक्स्ट बात करेंगे रंपा विद्रोह की। रंपा विद्रोह 1879 में और इसका आंध्र प्रदेश एरिया था और राजू रंपा इसका लीडर था। रामोसी विद्रोह की बात करें 1822 में एक बार, फिर 25 से 26 में हुआ, फिर एक बार तीसरी बार 1839 से 41 में हुआ। और ये पश्चिमी घाट जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट वाला इलाका वहाँ पर हुआ था। चित्तर सिंह, नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर ये इसके लीडर थे दोस्तों, नेता थे। वहीं बात करते हैं कुछ और चुआर विद्रोह की। चुआर विद्रोह 1766 से 72 ईस्वी तक, बंगाल इसका क्षेत्र था, जगन्नाथ इसके नेता थे। नेक्स्ट बात करते हैं हो विद्रोह की। हो विद्रोह दोस्तों 2 बार हुआ, 1820 से 22 तक। चुआर विद्रोह भी 2 बार देखा जाता है, 66 से 72 और 1795 से 1816 तक भी हुआ है। वहीं हो विद्रोह की बात करें 1820 से 22 में,
और 3137 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ। हो आदिवासी के द्वारा किया गया था। ये इसके नेता थे दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे अपन वेलुथम्पी के विद्रोह की। वेलुथम्पी का विद्रोह हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। वेलुथम्पी 1805 से 1809 ईस्वी में। बात है त्रावणकोर, यानी कि केरल के शासक थे उस समय। बात है त्रावणकोर केरल के शासक से वेलेजरी ने, जो केरल के शासक हैं उनके वेलेजरी ने सहायक संधि स्वीकार करने पर जोर दिया। क्या? सहायक संधि। परंतु उसने मना कर दिया। इस कारण वहाँ के शासक पर वित्तीय बोझ लाद दिया गया और इसके विरोध में उसके दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जो उसका दीवान था। और कई संघर्षों के बाद, कई सालों के बाद अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हो पाए थे। वेलुथम्पी को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने उसे फांसी पर लटका दिया और यह विद्रोह 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी कहा जाता है। यानी कि ये जो वेलुथम्पी का विद्रोह है, ये 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी बोला जाता है, उससे पहले का विद्रोह बोला जाता है दोस्तों। गॉट इट? ठीक है, अब बात करेंगे पॉलीगर के विद्रोह की दोस्तों। क्या है पॉलीगर का विद्रोह? इसकी बात करते हैं। 1799 से 1801, यानी कि 1799 से 1801 तक पॉलीगर जो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य, जो विजयनगर साउथ में था, उस साम्राज्य के काल में पूर्वी घाट के जंगलों में अपने स्वतंत्र राज्य, उनका स्वतंत्र राज्य था, वो कायम कर लिए थे दोस्तों। ठीक है, ये लोग हथियारबंद दस्ते रखते थे। कैसे हथियारबंद दस्ते रखते थे? इस विद्रोह का नेतृत्व वीपी कट्टा बोमन ने किया। क्या नाम था? बीपी कट्टा बोमन ने किया। अंत में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। ठीक है, अंत में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लित्तूर का विद्रोह 1824 से 29 ईस्वी में। ये विद्रोह दोस्तों, यह विद्रोह मुख्यतः लॉर्ड डलहौजी के व्यवगत नीति का परिणाम था। इस विद्रोह का नेतृत्व रानी चेन्नम्मा ने किया और यह विद्रोह कर्नाटक क्षेत्र में फैला। अंत में इस विद्रोह के नेताओं को मृत्यु की सजा दी गई दोस्तों। लित्तूर के विद्रोह जो 1824 से 29 में हुआ, अंत में इस विद्रोह के नेताओं को मृत्यु की सजा दी गई थी। अब बात करते हैं कच्छ का विद्रोह। कच्छ विद्रोह 1819 से 31 ईस्वी तक हुआ। ठीक है, 1819 से 31 में यह विद्रोह, जो विद्रोह है, ब्रिटिश सरकार की कठपुतली नवाबों को शासक बनाने की नीति के विरोध का परिणाम था। इसमें कच्छ के राजा भारमल को गद्दी से हटाकर उसके पुत्र को शासक घोषित कर दिया गया दोस्तों। भारमल और उसके समर्थकों ने विद्रोह कर दिया। अंत में पुनः भारमल को गद्दी पर बैठाया गया। वस्तुतः यह आंशिक रूप से सफल रहा। कौन सा? कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 में। प्रमुख किसान आंदोलन की बात करें, इसमें था नील आंदोलन। नील आंदोलन क्या था? 1859 से 60 ईस्वी में। कृषक आंदोलनों के इतिहास में पहला कृषक आंदोलन नील आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में शुरू हुआ दोस्तों, और नील की आवश्यकता उसके यूरोपीय बाजारों में बढ़ने से ब्रिटिश नील उत्पादन को बढ़ाने के लिए बंगाल के मजदूरों पर ददनी प्रथा को आरोपित कर दिया गया। मतलब एक तरीके से ददनी प्रथा को आरोपित कर दिया गया, जिसके तहत बंगाल के किसान जो अपनी भूमि पर चावल की खेती करते थे, उन्हें अब नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया दोस्तों। इसके लिए पहले ही किसानों से करार कर, पहले ही वो क्या करते थे, एक करार कर लेते थे, एक तरीके का पहले ही उनके साथ एक बंद बना लेते थे दोस्तों। वो करार कर लिया जाता था, एक मामूली रकम अदा की जाती थी दोस्तों। ठीक है, अब परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1859 ईस्वी में। नील विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? जबरन नील की खेती कराना। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। समाचार पत्र हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और आगे। 1859 ईस्वी में इस प्रथा के विरोध में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के कहने पर किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया, और वहीं 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन का विस्तार नदिया, पालना, खुलना, ढाका, मालदा आदि क्षेत्रों में हो गया था। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम किसानों से मिलकर हड़तालें की। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुलासा चित्रण जो है, खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। अंत में सरकार ने 1860 ईस्वी में नील उत्पादन की समस्या के समाधान के लिए नील आयोग का गठन किया और विद्रोह को समाप्ति हुई दोस्तों। ठीक है, कब की? 1860 में नील उत्पादन की समस्या का समाधान और उसका गठन किया, और आयोग का गठन किया और विद्रोह की समाप्ति हुई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह की बात करें, 1873 से 76 की बात होगी। क्या है? यह विद्रोह जमींदारों के लगान की दर बढ़ा देने के कारण बंगाल के पाबना जिले में हुआ, और 1873 ईस्वी में इसी विद्रोह में बंगाल के पाबना जिले के यूसुफशाही परगना में किसान संघ की स्थापना की गई दोस्तों। इस विद्रोह का विस्तार ढाका,
बिदुरा, बाकारगंज, फरीदपुर, बोगरा आदि क्षेत्रों में विस्तारित था। किसका? पाबना विद्रोह की बात हो रही है। अब पाबना विद्रोह की पाबना आंदोलन के प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय, सादी मुल्ला और शंभूपाल थे। इस विद्रोह को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त जैसे बुद्धिजीवियों का सहयोग मिला। अमृत बाजार पत्रकार ने पाबना विद्रोह का विरोध किया। अंत में 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी कानून बनाकर इस विद्रोह को समाप्त किया गया और 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून बनाया गया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दक्कन विद्रोह 1874 से 75 ईस्वी में। यह विद्रोह जमींदारों, महाजनों द्वारा रैयतों को कर्ज के बोझ से दबाकर उनकी भूमि को हड़पने की नीति के खिलाफ खड़ा हुआ था। यह मुख्यतः महाराष्ट्र के दुर्ग एवं अहमदनगर जिलों में प्रारंभ हुआ दोस्तों, ये विद्रोह। ठीक है, तो ये मुख्यतः महाराष्ट्र का दुर्ग एवं अहमदनगर जिले थे, उसमें आरंभ हुआ। इस परंपरा के कारण दोस्तों कृषकों की भूमि जो थे एग्रीकल्चर, उनकी सूदखोरी को हस्तांतरित की गई दोस्तों। 1874-75 ईस्वी तक किसानों ने तेजी से साहूकारों को सामाजिक बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। किसानों ने हिंसक गतिविधियां भी अपनाई। साहूकारों के घरों, दुकानों पर हमला कर उन्हें जेल भेज दिया गया और जेल उन्हें जला दिए गए। सरकार ने किसान विद्रोह को दबा दिया। साथ ही दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879, कौन सा? दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 लाया गया, जिससे किसानों को साहूकारों के विरुद्ध कुछ संरक्षण प्रदान किया गया। वही बात करते हैं 20वीं सदी की प्रमुख किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला था मोपला विद्रोह, या इसे मोपला विद्रोह भी कहा गया 20वीं सदी के प्रमुख किसान आंदोलनों में। यह विद्रोह केरल के मालाबार तट पर प्रारंभ किया गया। मोपला कृषक मुस्लिम थे जो खेती कार्य करते थे दोस्तों। जो मोपला क्या थे? ये कृषि मुस्लिम थे। यह विद्रोह मुख्यतः अमीर एवं गरीब के मध्य संघर्ष था। यहाँ के जमींदार वर्ग नंबूदरी, जो जमींदार वर्ग था नंबूदरी, उच्च वर्ण के हिंदू होते थे जिनका ब्रिटिश प्रशासन से संपर्क था, जबकि मोपला कृषक मुस्लिम थे दोस्तों। 1836 से 94 ईस्वी के बीच लगातार विद्रोह हुए। विद्रोहियों ने हिंसक गतिविधियां अपनाई, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, जमींदारों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया इत्यादि काम किए उन्होंने। वर्ष 1921 ईस्वी में इस विद्रोह का नेतृत्व खिलाफत नेता अली मुदलियार या मुसलियार ने किया दोस्तों। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी, मौलाना आजाद तथा शौकत अली ने मोपला आंदोलन का समर्थन किया। मोपला विद्रोह की उग्रता को देखते हुए सरकार ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया और खिलाफत नेता अली मुदलियार को गिरफ्तार करने की कोशिश में सरकार विफल रही। अंत में इस विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ एका आंदोलन की। एका आंदोलन की चर्चा करेंगे, क्या है? वर्ष 1921 से 22 में अवध के किसानों ने एका आंदोलन चलाया। यह आंदोलन जमींदारों की अत्यधिक लगान वसूली और कर्ज के बोझ में दबे किसानों की भूमि पर मालिकाना हक जमाने की नीतियों के खिलाफ हुआ। यह आंदोलन हरदोई, इंपोर्टेंट है, एका आंदोलन हरदोई, बहराइच और सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर आदि क्षेत्रों में हुआ। कहाँ हुआ? हरदोई में हुआ, बहराइच में, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर में दोस्तों, SBS करके। इस आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी और सहरेव द्वारा किया गया था। इस आंदोलन में छोटे जमींदार भी शामिल थे जो सरकारी नीतियों के खिलाफ। वर्ष 1922 तक सरकार द्वारा इस आंदोलन को कुचल दिया गया दोस्तों। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बारदोली सत्याग्रह। वर्ष 1922 ईस्वी में सूरत जिले में स्थित बारदोली, सूरत में पड़ता है गुजरात में, इसमें स्थित बारदोली के किसानों ने लगान वृद्धि के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। वर्ष 1926 से 27 ईस्वी तक लगान वृद्धि इतनी बढ़ा दी गई कि किसान उसे अदा करने में असमर्थ हो गए और लगान के लिए किसानों को अपनी भूमि भी बेचनी पड़ी। 4 फरवरी 1928 को इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाल लिया दोस्तों। 4 फरवरी 1928 को इनके नेतृत्व में किसानों ने लगान की अदायगी न करने का निश्चय किया। अगस्त 1928 में गांधी जी ने बारदौली पहुंचे। याद रखना, अगस्त 1928 में, फरवरी में तो सरदार पटेल जी काम कर रहे थे, लेकिन अगस्त 1928 में गांधी जी बारदौली पहुंचे और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ दिया। वहीं बारदौली सत्याग्रह की बात करें, बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं की सक्रिय भूमिका थी दोस्तों, महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही। इसी सत्याग्रह में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। अंत में सरकार ने लगान वृद्धि की जांच की और अंत में सरकार ने लगान की जांच की शुरुआत कर दी। उसके पश्चात लगान को घटाकर लगभग 6% कर दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हुआ। अब बात करेंगे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 1936 की, क्या है? वर्ष 1936 ईस्वी में आंध्र प्रांतीय किसान सभा
बिहार किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बना दिया गया, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रथम सम्मेलन जो है वर्ष 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष में स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव थे प्रोफेसर एन.जी. रंगा को बनाया गया। ठीक है, इन सभा का मुख्य उद्देश्य था जमींदारी वर्ग द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण का विरोध करना तथा किसानों की स्थिति में सुधार करना था। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने पर स्वीकृति बनी और वर्ष 1942 तक किसान आंदोलन चलता रहा दोस्तों। ये सारी चीजें थी इससे रिलेटेड। कुछ और आंदोलन देखते हैं जो इंपोर्टेंट है। देखो, प्रमुख किसान आंदोलन है, इसकी चर्चा करेंगे। जो प्रमुख किसान आंदोलन, विद्रोह का नाम है, काल है, स्थान है और नेतृत्वकर्ता। नील आंदोलन हुआ शुरू 1859 से 60 ईस्वी में दोस्तों। बंगाल के नदिया जिले में था स्थान। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके लीडर थे, नेतृत्वकर्ता थे। वही नेक्स्ट बात करते हैं पाबना विद्रोह की। 1873 से 76 ईस्वी में हुआ पाबना विद्रोह और बंगाल के पाबना जिले में हुआ। ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल इसके नेतृत्वकर्ता थे। दक्कन का विद्रोह 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र पुणे में अहमदनगर में हुआ। कालूराम इसके लीडर थे दोस्तों। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत 1897 से 1941 में हुई दोस्तों। कहां पर? राजस्थान में। बिजोलिया राजस्थान में पड़ता है। 1897 से 1941 में। चारण, ब्रह्मदेव, नारायण पटेल ये सब इसके नेता थे। एक आंदोलन की बात करेंगे 1921 में। अवध, हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, सीतापुर ये सब इसके क्षेत्र था। मदारी, पासी और शहर इसका नेतृत्व करता थे। मुपला विद्रोह की बात करें 1921, केरल मेलाबार का क्षेत्र था। शौकत अली मुदलियार, गांधी जी और मौलाना आजाद द्वारा समर्थन प्राप्त था दोस्तों। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह की बात करें 1928 में हुआ। गुजरात सूरत का इलाका था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्व करता थे। मणिपुर नागा विद्रोह की 1931 से 32 में मणिपुर में हुआ। रोंगमई जदोनांग की बात कर रहे हैं, ये इसके लीडर थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बरली आंदोलन 1945 में। पश्चिमी भारत की बात हो रही है, बरली जनजाति के द्वारा किया गया। बकास्त किसान संघर्ष की बात करें 1940 से 47 में बिहार में हुआ ये बकास्त किसान आंदोलन दोस्तों, संघर्ष। तिबाई आंदोलन की बात करते हैं 1940 से 50 ईस्वी में बंगाल में हुआ। खम्पाराम सिंह और भवन सिंह इसके लीडर थे। तेलंगाना विद्रोह की बात करेंगे। तेलंगाना विद्रोह दोस्तों 1940 से 51 तक तेलंगाना में चला, कमारैया के नेतृत्व में। पुनप्परा वालियार विद्रोह हुआ 1946 में, केरल में इसका क्षेत्र था दोस्तों। सारी बातें कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करेंगे तिबागा आंदोलन की, भरपूर बात करेंगे दोस्तों। कब हुआ? 1946 से लेकर 50 तक, यानी कि 1946 से 50 ईस्वी तक तिबागा आंदोलन चला। यह आंदोलन दोस्तों बंगाल भू राजस्व आयोग की सिफारिश को लागू करवाने के विरोध में शुरू हुआ था। यह मुख्यतः बंगाल में केंद्रित रहा। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे कंपाराम सिंह थे, कंपाराम सिंह रहे, एवं भवन सिंह थे। कंपाराम सिंह और भवन सिंह थे। इस आंदोलन में बटाईदार किसानों ने जमींदारी को फसल का 1/3 भाग और स्वयं को 2/3 भाग देने का फैसला किया। वर्ष 1949 में सरकार ने बर्गदा अधिनियम बनाया और किसानों की मांगे स्वीकार कर ली। तेलंगाना आंदोलन की बात करेंगे 1940 से 51 के बीच में। यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब किसानों से उनकी अनाजों का उचित मूल्य दिए बिना ही खरीदा जा रहा था दोस्तों। ठीक है, ये आंदोलन तब शुरू हुआ। अब बात करें तेलंगाना आंदोलन दोस्तों, बात होगी। अब इस पर चर्चा करेंगे क्या है, ये वाला करते हैं करार। शुरू हुआ किसानों के बीच में 1940-51 में और उचित मूल्य बिना ही खरीदा जा रहा था। उस समय तेलंगाना हैदराबाद रियासत का एक अंग था। इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप तब लिया जब पुलिस द्वारा किसानों के नेता कमरैया की हत्या कर दी गई। ठीक है, वर्ष 1946 से 47 तक यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया और किसानों के विद्रोह ने हिंसात्मक रूप ले लिया था। पुलिस पर हमले किए जा रहे थे। स्वतंत्रता के बाद यह आंदोलन समाप्त हो चुका था दोस्तों। ठीक है, ये सारे आंदोलन की चर्चा हुई। सबसे रिक्वेस्ट यही है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम बात करेंगे, देखो रिक्वेस्ट है क्योंकि हम बेहतरीन कंटेंट बनाने की क्रोनोलॉजी, फैक्चुअल डेटा और एक एक टर्मिनोलॉजी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए दोस्तों। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। यह है चैप्टर नंबर 21, 11 की बात करेंगे। गॉट इट। तो 20वीं सदी के पूर्वार्ध की चर्चा करेंगे दोस्तों। एक एक इंपोर्टेंट बात करते हैं। पूर्वार्ध में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन की क्या करते हैं, भूमिका देखते हैं क्या है। राष्ट्रवाद तथा लोकतंत्र की वह उठती लहर
जिसने स्वतंत्रता के संघर्ष को जन्म दिया था। उन आंदोलन के रूप में भी सामने आई जिनका उद्देश्य सामाजिक संस्थाओं तथा भारतीय जनता ने धार्मिक दृष्टिकोण को सुधार करना और उनका लोकतांत्रिकरण करना था। दोस्तों, अनेक भारतीयों ने यह अनुभव किया कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आधुनिक ढंग से देश को चौतरफा विकास करने और राष्ट्र एकता और एकजुटता को विकसित करने के लिए आवश्यक है। धार्मिक सुधारों से संबंधित संस्थाएं, इसकी बात करते हैं और इनकी डेट्स को आप प्लीज बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, ये चर्चा करते हैं। ब्रह्म समाज की बात करेंगे। ब्रह्म समाज अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था, इसकी चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म की कुरीतियों में सुधार करना, मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद पर बल, तर्क शक्ति और मानव विवेक को सर्वोपरि माना इन्होंने। किसने? धार्मिक सुधारों से संबंधित संस्थाओं ने। इसकी बात करते हैं। ब्रह्म समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने संभाली। दोस्तों, ब्रह्म समाज को आगे ले जाने का काम इनकी जिम्मा किसका है? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1843 में। उन्होंने इस सिद्धांत का विरोध किया और कि वैदिक ग्रंथ अनुल्लंघनीय है और 1866 ईस्वी के बाद केशव चंद्र सेन ने इस आंदोलन को आगे जारी रखा। केशव चंद्र सेन के प्रयत्न से ही मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। दोस्तों, और ब्रह्म समाज के लोग मान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी कुप्रथाओं का विरोध किया। साथ ही विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा आदि का भी समर्थन उन्होंने भरपूर तरीके से किया था। ब्रह्म समाज जो है 19वीं सदी में दोस्तों, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध की बात हो रही है, उसमें आंतरिक समस्याओं के कारण बिगड़ चुका था। फिर भी इसकी भारतीय राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में हुई। किसकी? प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना का श्रेय डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग को जाता है और प्रार्थना समाज की स्थापना का पश्चात इसमें जी भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानड़े भी शामिल हो गए थे। उनके उद्देश्य की बात करें, हिंदू धर्म व समाज में सुधार लाना इनका उद्देश्य था। अब परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। और देवेंद्रनाथ ठाकुर किस धार्मिक संस्था से जुड़े थे? ब्रह्म समाज से। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद पर। और प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना का श्रेय जाता है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग को। महादेव गोविंद रानड़े सामाजिक संगठन से संबंधित है प्रार्थना समाज के। और महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानड़े जी को कहा जाता है। महादेव गोविंद रानड़े के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानड़े जी के शिष्य थे। नेक्स्ट बात करेंगे। अब बात यहां से आगे बढ़ेगी कि हिंदू धर्म, इसका उद्देश्य की बात करेंगे। किसकी उद्देश्य हो रहा है ये याद रखना। ब्रह्म समाज के बाद किसका? प्रार्थना समाज के उद्देश्य की बात हो रही है। प्रार्थना समाज क्या था? प्रार्थना समाज के उद्देश्य की बात करें, धार्मिक रूढ़िवादिता, अंधविश्वास से जागरूक करना, एक ब्रह्म की उपासना का संदेश देना, मूर्ति पूजा व कर्मकांड का विरोध करना। और महादेव गोविंद रानड़े को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इन्होंने 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में सार्वजनिक सभा की स्थापना की। उन्होंने दलितों अछूतों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। महादेव गोविंद रानड़े ने 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की और इसी सोसाइटी को कालांतर में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया। इसकी स्थापना में बाल गंगाधर तिलक, महादेव बल्लाल नाम जोशी, विष्णु शास्त्री चिपलंकर भी शामिल थे। इन्होंने महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना भी की। दोस्तों, बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की। गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानड़े के शिष्य थे। उन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और इसी के समय पर दोस्तों इन्होंने क्या किया? इसी के समय पर प्रार्थना समाज की सेविका, प्रार्थना समाज की सेविका कौन थी? प्रार्थना समाज की सेविका पंडिता रमाबाई ने महिला कल्याण के लिए आर्य महिला समाज की भी स्थापना की। साथ ही 1889 ईस्वी में इन्होंने विधवाओं तथा महिलाओं की शिक्षाओं के लिए सारदा सदन की स्थापना की। बेसहारा महिलाओं की आश्रय लेने के लिए पंडिता रमाबाई ने मुक्ति सदन की भी स्थापना की थी। 1899 ईस्वी में प्रोफेसर डी के कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। दोस्तों 1899 में उन्होंने वर्ष 1916 ईस्वी में बंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की 1916 में। ठीक है, ये मेन पॉइंट थे। अब भाग कुछ परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं दोस्तों क्या है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संगठन की स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी।
आर्य महिला समाज की स्थापना हुई पंडिता रमाबाई ने। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की महादेव गोविंद रानडे ने। और महादेव गोविंद रानडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की? 1884 में। विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की गई 1891 ईस्वी में रानडे के द्वारा। और भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्य समाज। आर्य समाज की बात करेंगे। क्या है आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय बंबई से लाहौर स्थानांतरित किया गया था। इसका प्रमुख नारा था बेदोकी और लोटो। ठीक है, ये आर्य समाज का प्रमुख नारा था। इसके उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य जो था आर्य समाज का, वेदों के अध्ययन पर बल दिया जाना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, अवतारवाद व धार्मिक यात्राओं का विरोध किया गया, कर्म सिद्धांत पर बल दिया गया, निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास पर बात की गई, स्त्री शिक्षा में विश्वास पर बात हुई, बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध किया गया, हिंदी संस्कृत भाषा का प्रचार, इस पर जोर दिया गया। वही बात करते हैं 1874 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किया और वहीं केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने इसे हिंदी भाषा में लिखा दोस्तों। किसमें लिखा? सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी भाषा में लिखा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन दोस्तों, शुद्धि आंदोलन जो है चलाया। कौन सा? शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य ईसाई बने हिंदुओं की धर्म वापसी तथा भारतीय संस्कृति में शामिल करना था। इन्होंने वैध भाषा पुस्तकें भी लिखी। आर्य समाज स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने का पहला प्रथम संगठन था। कौन? आर्य समाज स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है दोस्तों। क्या है? भारत भारतीयों के लिए है। नेक्स्ट बात करेंगे। वहीं 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने गोरक्षा समिति बनाई और दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया तथा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अक्टूबर 1883 ईस्वी में अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अक्टूबर 1883 ईस्वी में अजमेर में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस पर बात हो गई दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे हम। क्या है? तो अजमेर में दोस्तों उनकी मृत्यु होगी। दयानंद की मृत्यु के बाद 1893 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बट गया। ये याद रखना, 1893 में आर्य समाज दो गुटों में बट चुका था। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था, वहीं दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक। पाश्चात्य शिक्षा से मतलब है वेस्टर्न एजुकेशन से। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय थी और हंसराज प्रमुख थे। ये क्वेश्चन कई बार आता है, याद रखना। तो जो वेस्टर्न एजुकेशन उसके समर्थक थे लाला लाजपत राय और हंसराज प्रमुख थे दोस्तों। चलो और देखते हैं। अब परीक्षा की दृष्टि से देखो क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ दोस्तों 1824 ईस्वी में गुजरात में। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलशंकर। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई? 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज का मुख्यालय है लाहौर में दोस्तों। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। शुद्धि आंदोलन चलाया गया था आर्य समाज द्वारा। और गोरक्षा समिति की स्थापना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दोस्तों। गोरक्षा समिति की स्थापना की गई थी। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दोस्तों इसका प्रयोग किया था। दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी ब्रजानंद। गॉट इट? तो ये दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी ब्रजानंद जी दोस्तों। ये देखो बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं, सारे इंपोर्टेंट पॉइंटर है, इनको मिस मत कीजिएगा। बात करते हैं परीक्षा, कुछ अवलोकन हो रहे हैं। परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई दोस्तों? परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। परमहंस मंडली की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? आत्माराम पांडुरंग को। बंबई दर्पण नामक पत्रिका के संपादक थे बाल शास्त्री। लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध है गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इन लोगों ने 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी सदानंद, लेखराम और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी 1902 में।
ये एक मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको प्लीज अपने नोट्स में मेंशन कीजिएगा दोस्तों। गॉट इट। बात करते हैं परमहंस मंडली की दोस्तों। क्या है परमहंस मंडली? परमहंस मंडली दोस्तों 1850 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग की सहायता से बंबई में परमहंस मंडली की स्थापना की। यह एकेश्वरवाद तथा विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित थी और 1860 ईस्वी में यह मंडली समाप्त कर दी गई। 1860 में समाप्त कर दिया गया 10 साल बाद। बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता इनकी बेलूर में की गई थी। उन्होंने 1899 ईस्वी में अल्मोड़ा में रामकृष्ण मिशन का दूसरा मठ स्थापित किया। वहीं पर स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था दोस्तों। 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित होने वाला प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। यहाँ स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों की एकता के विषय में कहा था कि जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ये सभी धर्मों के लिए ये स्वामी विवेकानंद का एक कथन था दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद का कहना था, विवेकानंद जी ने कहा था कि धर्म ना पुस्तकों में है, ना ही बौद्धिक विकास में और ना तर्क में, धर्म आत्मज्ञान में है दोस्तों। फरवरी 1896 यानी कि फरवरी 1896 में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म और संस्कृति के महत्व को समझने व प्रचार प्रसार करने के लिए न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वर्ष 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित होने वाले कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रेजिडेंस धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में भी भाग लिया था उन्होंने। स्वामी विवेकानंद को नव हिंदू जागरण का संस्थापक माना जाता है। इनका मानना था कि मनुष्य की सेवा करने से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इन्होंने दरिद्र नारायण की संकल्पना प्रस्तुत की। इन्होंने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा का समर्थन किया। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें भी लिखी। वहीं 4 जुलाई 1902 ईस्वी को वेल्लूर मठ में विवेकानंद का निधन हो गया दोस्तों। ठीक है, 4 जुलाई 1902 ईस्वी में। बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कोट द्वारा की गई थी। इन्होंने भारत में 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार में चेन्नई में सोसाइटी का मुख्यालय बनाया। कहाँ पर? चेन्नई में। ठीक है, तो मद्रास के पास अडयार में चेन्नई में सोसाइटी का मुख्यालय बनाया। 1889 यानी कि 1889 ईस्वी में इंग्लैंड में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी। वहीं 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में भी शामिल हुई थी दोस्तों। उन्होंने भारत में सोसाइटी के उद्देश्यों का प्रचार प्रसार किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य निम्न था: प्राच्यवाद का समर्थन यानी कि प्राचीन हिंदू धर्म को बढ़ाना, धर्म को समाज सेवा से जोड़ना, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत में विश्वास करना, बाल विवाह जाति प्रथा का विरोध करना, विधवा पुनर्विवाह और नारी शिक्षा पर जोर देना इसका उद्देश्य रहा दोस्तों। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से कुछ देखते हैं इंपोर्टेंट क्या है। चलिए बात करते हैं, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था दोस्तों। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया 1893 ईस्वी में। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ पेरिस में। प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी, स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदामणि। सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी स्वामी विवेकानंद को दोस्तों। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1896 ईस्वी में विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट बात करते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रभाव दक्षिण भारत में अधिक रहा।
वर्ष 1907 ईस्वी में कर्नल अलकॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षा बनी। सोसाइटी ने भारतीय नवयुवकों को शिक्षा के मार्ग पर लाने के लिए प्रयास किए। एनी बेसेंट ने वाराणसी में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसी कॉलेज को मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया, यानी कि 1916 ईस्वी में बीएचयू के रूप में विकसित किया। दोस्तों चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने। दोस्तों भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय था अडयार, चेन्नई में। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से कब जुड़ी? 1889 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की? तो 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने की। दोस्तों कुछ अन्य आंदोलन पर चर्चा करते हैं, क्या है इसकी भी चर्चा होगी। जो अन्य आंदोलन है उसके आंदोलन के नाम, स्थापना और संस्थापक की बात होगी। देखो धर्म सभा की बात करें, धर्म सभा इसको 1803 में स्थापना हुई और राजा राधाकांत देव ने इसके संस्थापक सदस्यों में से थी। देव समाज की बात करें 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट बात करते हैं राधा स्वामी आंदोलन की। 1861 ईस्वी में शिवदयाल साहब इसके संस्थापक में रहे हैं। दोस्तों द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। सेवा समिति की बात करें 1914 हृदयनाथ कुंजरू इसके संस्थापक। सेवा समिति के बाद आता है सेवा सदन। सेवा सदन की स्थापना की थी रमाबाई रानडे ने 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं भील सेवा मंडल 1922 ईस्वी में अमृतलाल विठल दास ठक्कर के द्वारा। पूना सेवा सदन 1909 ईस्वी में जीके देवधर एवं रमाबाई इसके संस्थापक सदस्यों में से हैं। दोस्तों शारदा सदन की बात करें 1889 ईस्वी में पंडिता रमाबाई इसकी कौन थी? पंडिता रमाबाई इसकी संस्थापक सदस्यों में से हैं। और श्री नारायण धर्म परिपालन युगम 1903 ईस्वी में श्री नारायण गुरु एंड डॉक्टर पद्मनाभम पालपू के द्वारा इसका संस्थापना की गई थी। दोस्तों ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन की बात करेंगे। मुसलमानों में नवजागरण हिंदुओं के समान चलता रहा, लेकिन मुस्लिमों में सुधार आंदोलन की गति धीमी रही। इसका कारण यह रहा कि मुस्लिम शुरू में पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में विश्वास कर आधुनिक शिक्षा से दूर रहे हैं। 19वीं सदी के अंत में मुसलमानों में चेतना का विकास हुआ और वे आधुनिक शिक्षा को अपनाने लगे। दोस्तों धीरे धीरे उनके बीच शिक्षित आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग का उदय होना शुरू हो गया। दोस्तों उनके बीच में शिक्षित आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग का उदय स्टार्ट हो गया। अब बात करेंगे अलीगढ़ आंदोलन की। मुस्लिम सुधारकों में सबसे प्रमुख थे सर सैयद अहमद खान। ये रिफॉर्मिस्ट थे, यानी कि रिफॉर्म करने की बात करते थे। वे आधुनिक विचारों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा व ब्रिटिश के साथ सहयोग के पक्ष में एक आंदोलन शुरू किया और उन्होंने 1870 ईस्वी में तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका का संपादन किया। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने के उद्देश्य से राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाश आरंभ हो गया। किसका? राजभक्त मुसलमान जो पत्रिका है उसका प्रकाशन आरंभ किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 1864 ईस्वी में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। दोस्तों इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की। लॉर्ड लिटन ने इस कॉलेज का शिलान्यास किया था तथा विलियम मूर ने इस कॉलेज के लिए भूमि प्रदान की थी। दोस्तों वहीं बात करते हैं हेनरी जॉर्ज की। हेनरी जॉर्ज एम्पे इसके पहले प्रिंसिपल भी बने थे। 1884 ईस्वी में थियोडर बेक इसके प्रिंसिपल बने, जो बाद में 1920 ईस्वी में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था। दोस्तों इसलिए उन्होंने 1818 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। याद रखना कब की? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक या पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में की थी। दोस्तों ऑडिट नेक्स्ट बात करते हैं इन स्थापना में कौन कौन था? चिराग अली, नजीर अहमद और अल्ताफ हुसैन अली, मौलाना शिबली नोमानी आदि अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख सहयोगी रहे। दोस्तों सर सैयद अहमद खान धार्मिक सहिष्णुता के पक्के समर्थक थे। उनका मानना था कि सभी धर्मों में एक बुनियादी एकता मौजूद है जिसे व्यवहारिक नैतिकता कहा जा सकता है। किंतु अपने अंतिम समय में सर सैयद अहमद खान हिंदुओं के वर्चस्व के खिलाफ हो गए थे। दोस्तों उन्होंने अपने अनुयायियों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने से मना कर दिया था,
फिर भी अहमद का बुनियादी रूप से सांप्रदायिक नहीं थे। ये बात कही जा सकती है कि वो बेसिक रूप से उन्होंने कोई सांप्रदायिकता को आगे लाने का या बढ़ाने का प्रयास नहीं किया था। बेसिकली वो सांप्रदायिक यानी कि नहीं थी। सर सैयद अहमद खान ने सामाजिक सुधारों के लिए दोस्तों, समाज सुधार के लिए काम में उत्साह दिखाया। उन्होंने समाज को सुधार करने का काम में उत्साह दिखाया। उन्होंने मुसलमानों में रूढ़िवादी रीति रिवाज हुए तथा उनके विचार एवं कर्म की पद्धतियों को छोड़ देने का आग्रह किया। उन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए पर्दा प्रथा छोड़ने तथा स्त्रियों में शिक्षा प्रसार करने का समर्थन किया। उन्होंने बहुविवाह पॉलीगैमी प्रथा है तथा तलाक की पुरानी प्रथा का विरोध किया। वहीं बात करते हैं अब अहमदिया आंदोलन या कादियानी आंदोलन की दोस्तों, इट्स वेरी इंपोर्टेंट। उससे पहले कुछ परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक माना था सैयद अहमद खान को। सैयद अहमद खान की पत्रिका का नाम था तहजीब उल अखलाक, जिसे फारसी भाषा में लिखा गया। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान ने। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1854 ईस्वी में कलकत्ता में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान ने। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्कूल की स्थापना किसने की? कहाँ की? अलीगढ़ में। नेक्स्ट बात करें, ठीक है। वर्ष 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसका परिवर्तित रूप था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का दोस्तों, ठीक है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान दोस्तों, उन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य था कांग्रेस की स्थापना का विरोध करना। सैयद अहमद खान इंग्लैंड की यात्रा पर थे कब? 1869 ईस्वी में। व्हाट माय पॉइंट? चलिए अब बात करने वाले हैं अहमदिया आंदोलन या कादियानी आंदोलन की दोस्तों। इस आंदोलन में मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 यानी कि 1889 ईस्वी में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से प्रारंभ किया। इसी कारण से कादियान आंदोलन भी कहा जाता है। अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया। गुलाम अहमद ने 1890 ईस्वी में बहरीन ए अहमदिया नाम से अपनी पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या की। गुलाम अहमद ने स्वयं को मोहम्मद साहब के समान पैगंबर बताया और वर्ष 1904 तक उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया था दोस्तों। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन की बात करेंगे। 1886 ईस्वी में उलेमाओं का एक सम्मेलन सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसका आयोजन मोहम्मद कासिम ननोवती 1832 से 80 ईस्वी तक हुआ दोस्तों, तथा हाजी आबिद हुसैन ने किया था। मुसलमान उलेमाओं ने एक पुनरुद्धार आंदोलन देवबंद की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना। यह आंदोलन ब्रिटिश पाश्चात्य शिक्षा का पूर्णतः विरोधी था और देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस को स्वागत किया था दोस्तों। कांग्रेस का वेलकम किया इस देवबंद आंदोलन ने, ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करेंगे आप कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए और मिस मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है अब्दुल लतीफ को। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई 1863 ईस्वी में। अब्दुल लतीफ ने स्थापना की मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की? गुलाम अहमद ने दोस्तों। अहमदिया आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? कादियानी आंदोलन। और गुलाम अहमद की पुस्तक का नाम क्या था? बहरीन ए अहमदिया। किसने स्वयं को मोहम्मद साहब का पैगंबर घोषित किया? गुलाम अहमद ने। और गुलाम अहमद का निवास स्थान था पंजाब का गुरदासपुर जिला दोस्तों। ये बात करते हैं दलित सुधार आंदोलन की, बहुत ही इंपोर्टेंट है। देखो इससे पहले दलित सुधार आंदोलन की बात करें, सबसे पहले चर्चा होगी सत्यशोधक समाज पे। क्या था ये सत्यशोधक समाज दोस्तों? ज्योतिबा फुले जी ने निम्न जाति यानी कि जो लोअर जाति थी उनके कल्याण के लिए 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने दलित जाति की दोस्तों शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाए। किसके? दलित जाति की शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाए। ज्योतिबा फुले ने समाज में जाति प्रथा का विरोध किया। वे आर्थिक समानता के पक्षधर थे। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में ब्राह्मणों के पाखंड एवं आध्यात्मिक चक्रव्यूह का उजागर किया। उन्होंने दलित जातियों को विकास की धारा में लाने का पूर्ण प्रयास किया था दोस्तों, ठीक है। अब एग्जाम की दृष्टि से देखने वाले अपन ये देखो, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1873 ईस्वी में मुंबई में। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने।
आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ किया रामास्वामी नायकर ने दोस्तों। आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ रामास्वामी नायकर ने किया था। अब बात करते हैं आत्मसम्मान आंदोलन की। जो आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, वर्ष 1920 ईस्वी में बी रामास्वामी पेरियार नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन को प्रारंभ किया। इस आंदोलन में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का विरोध किया गया और इस आंदोलन में बिना ब्राह्मणों की दोस्तों क्या है, सहायता के विवाह करने, मंदिरों में जबरन प्रवेश करने आदि के लिए आंदोलन किए गए थे। ये इसलिए रिलेटेड था, ये ब्राह्मण आंदोलन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्न जाति आंदोलन की चर्चा होगी। यहाँ पर क्या है, आंदोलन के नाम है इधर और ये उसका काल टाइम पीरियड है, प्रमुख नेता और उसके कार्य। चलो बात करते हैं। तो निम्न जाति आंदोलन में पहला था सत्यशोधक समाज, जिसका काल था 1873 1873 ईस्वी में। इसके प्रमुख नेता थे दोस्तों ज्योतिबा फुले और इन्होंने कार्य किया कि अस्पृश्य वर्ग के लिए विद्यालय और गुलामगिरी पुस्तक का विमोचन करना। समझ रहे हैं। उसके बाद अरलवीपुरम आंदोलन आया 1888 ईस्वी में, इसका काल था और श्री नारायण गुरु इसके प्रमुख नेता थे और धार्मिक सुधार कार्य इसके रिलीजियस जो रिफॉर्म थे इसके कार्यों में एक थे। नेक्स्ट बात करें आत्मसम्मान आंदोलन की। 1920 ईस्वी में रामास्वामी नायकर के द्वारा ब्राह्मणवाद का विरोध, मंदिरों में जबरन प्रवेश, तमिल भाषा में रामायण की रचना, ये इसके कार्यों में से एक थी। नेक्स्ट बात करते हैं वाइकोम सत्याग्रह की दोस्तों। 1924 ईस्वी में लाया गया। श्री नारायण गुरु, टी.के. माधवन और एन कुमारन इसके कौन थे, जो नेताओं में से एक थे और ये छुआछूत का विरोध करने के लिए वाइकोम सत्याग्रह लेके आएगा दोस्तों। समझ आप। नेक्स्ट बात करते हैं वाइकोम सत्याग्रह की। क्या था वाइकोम सत्याग्रह? इस आंदोलन की शुरुआत त्रावणकोर के गांव वाइकोम से हुई। यह आंदोलन पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं जैसे छुआछूत हो गया, दलितों का मंदिर में प्रवेश पर रोक हो गई आदि के खिलाफ विरोध शुरू किया गया था। इस आंदोलन में प्रमुख समाज सुधारक थे श्री नारायण गुरु, एन कुमारन व टी.के. माधवन शामिल थे। वाइकोम सत्याग्रह ने धीरे धीरे व्यापक रूप ले लिया और रामास्वामी नायकर ने मदुरै के एक जत्थे का नेतृत्व किया और वहीं 1925 ईस्वी में गांधी जी ने त्रावणकोर जाकर वहां की महारानी से आग्रह किया था कि सड़कों को हरिजनों के लिए भी खोल दिया जाए दोस्तों। वहीं बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, चलो भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे। समाज सुधारक के रूप में योगदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ। इन्होंने निम्न जातियों को संगठित करने का कार्य किया। उन्होंने 1924 ईस्वी में बंबई में बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना की। याद रखना दोस्तों, कब की? 1924 में। वर्ष 1927 ईस्वी में मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ और वर्ष 1927 ईस्वी में इन्होंने हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए समाज समता संघ की स्थापना की। वहीं 1930 ईस्वी में इन्होंने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। बात करते हैं महात्मा गांधी की समाज सुधारक के रूप में कार्य। महात्मा गांधी ने दोस्तों हरिजनों के उद्धार के लिए 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इन्होंने एक हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रारंभ किया। समाज सुधार के क्रम में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम जैसे सती प्रथा को दोस्तों 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में, किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्या प्रतिबंधित किया गया था? इस अधिनियम को पारित कराने में राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बात करेंगे बाल विवाह की। ब्रिटिश सरकार ने बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए 3 अधिनियम पारित किए दोस्तों। इन अधिनियम पर चर्चा करेंगे बाद में, पहले परीक्षा की दृष्टि से कुछ देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश में। बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना हुई 1924 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए किस सभा की स्थापना की? बहिष्कृत हितकानी सभा की। और बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। और हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे जो बाल विवाह से रिलेटेड जो 3 अधिनियम पारित हुए, 3 जो एक्ट पारित हुए, इनकी चर्चा करेंगे 3 अधिनियम की। नंबर 1 सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट आया 1872 ईस्वी में। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई थी। सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी में है। इस अधिनियम को पारित कराने में बहराम जी मालावरी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की उम्र
12 वर्ष कर दी गई। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। नेक्स्ट बात करते हैं बाल विवाह निरोधक अधिनियम। ये याद रखना, बाल गंगाधर तिलक जी ने सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम या 1929 का शारदा एक्ट। इस अधिनियम में पुनः लड़कियों की विवाह की आयु दोस्तों 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की आयु कितनी? लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, कुछ विभिन्न समाज सुधार अधिनियम है, इन पर चर्चा करते हैं। यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात करेंगे वेलेजली की। वेलेजली जो है 1802 में इन्होंने ये सुधार लाए। कौन सा था? 1802 में वेलेजली के द्वारा ये सुधार लेकर आया गया। और क्या सुधार था, इसकी चर्चा करते हैं। बालिका शिशु हत्या पर रोक से संबंधित था ये अधिनियम और विषय था इसका शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध। शिशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, उससे रिलेटेड था ये अधिनियम दोस्तों। विलियम बेंटिंग की बात करेंगे। विलियम बेंटिंग 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और सती प्रथा पर रोक लगाना इसका मेन विषय था। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है? लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया दोस्तों और विधवा विवाह की अनुमति दे दी नॉर्थ ब्रूक के काल में। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट आया, अंतर जातीय विवाह को मान्यता और बहुपत्नी प्रथा समाप्त कर दी गई दोस्तों। लैंसडाउन की बात करें 1891 ईस्वी में एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट और लड़की की विवाह की आयु न्यूनतम वर्ष 12 कर दी गई। इरविन के काल की बात करें 1929 से 30 में शारदा एक्ट, लड़के के लिए विवाह की आयु 18 और लड़की के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, तो ये शारदा एक्ट की बात हो रही है, इसमें 18 वर्ष कर दी गई लड़कों की और लड़कियों की 14 वर्ष। ठीक है, अब बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात इसमें संशोधन कर, स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस के पश्चात संशोधन किया गया। लड़कों की विवाह की उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष और लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। अब ब्रह्म समाज में फूट की चर्चा करेंगे, कैसे हुई, क्यों हुई, एक एक चीज पर चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो केशव चंद्र सेन के उदारवादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप ब्रह्म समाज में फूट पड़ी तथा देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली ब्रह्म समाज में। तो केशव चंद्र सेन के उदारवादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप उसके बावजूद भी ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। ब्रह्म समाज में पहली फूट 1866 ईस्वी में पड़ी। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज को दो भागों में विभाजित हो गया, परिवर्तन विरोधी यानी कि कट्टरपंथी एवं प्रगतिशील। दूसरा था कट्टरपंथी दल के लोग ईश्वर में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, किंतु हिंदू समाज में सारा संबंध नहीं हटाना चाहते थे। जबकि प्रगतिशील दल के सदस्य प्रचलित हिंदू समाज में दोस्तों हिंदू धर्म को बहुत संकीर्ण मानते थे और संस्कृत ग्रंथों के व्यवहार तथा हिंदू धर्म परक सामाजिक रीति रिवाजों के विरुद्ध थे। नेक्स्ट बात करते हैं फूट के बावजूद उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर का संगठन आदि ब्रह्मा समाज कहलाया, जबकि केशव चंद्र सेन का संगठन ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 11 नवंबर 1866 ईस्वी को केशव चंद्र सेन के औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया था तथा इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज रखा गया, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज की मूल शाखा आदि ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। ध्यातव्य है कि ब्रह्म समाज की आधिकारिक वेबसाइट www.thebrahmsamaj.net, गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 एवं मैकमिलन प्रकाशित भारत की सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, ये सब पुस्तकें हैं, इनमें लिखा हुआ है जो साइट्स पर हैं। आदि में इस मत का समर्थन करते हैं। यद्यपि जो परवर्ती इतिहास लेखन धारा के प्रख्यात इतिहासवाद हैं, जो हिस्टोरियन हैं, वो प्रोफेसर BL ग्रोवर, प्रोफेसर RR शुक्ल आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास की अपनी पुस्तकों में केशव चंद्र सेन की नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया है। संभवतः इसी कारण आदि उसके बाद की कुछ पुस्तकों में भी यही तथ्य अपना लिया गया और कई परीक्षा संस्थाओं ने भी अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक केशव चंद्र सेन को मान लिया दोस्तों, जबकि वास्तविक तथ्य जो है इसके सर्वथा विपरीत है। अतः केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित जो शाखा है भारतीय ब्रह्म समाज एवं देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व वाली मूल शाखा आदि ब्रह्म समाज कहलाई। आदि ब्रह्म समाज अपने को हिंदू धर्म का ही अंग बताता है और स्त्रियों की मुक्ति, विद्या प्रसार, सस्ते साहित्य को बांटना, मद निषेध, दान देना आदि ब्रह्म समाज का उद्देश्य रहा है दोस्तों। आदि ब्रह्म समाज का नारा था ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। ये आदि ब्रह्म समाज का नारा था, याद रखना।
ब्रह्मवादी हिंदूवाद है। 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से ब्रह्म विवाह अधिनियम अथवा नेटिव सिविल मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत बाल विवाह तथा बहुपत्नी विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके अंतर्गत विवाह हेतु लड़के की वैध आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की वैध आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार, स्त्रियों के उद्धार तथा स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक जो कार्य हैं उनके लिए केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 ईस्वी को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन यानी कि भारतीय सुधार संस्था की स्थापना की थी। ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन करते हुए केशव चंद्र सेन ने 1878 ईस्वी में अपनी अल्प आयु की पुत्री जो है अल्प आयु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया, जो ब्रह्म समाज के द्वितीय विघटन का कारण बना। मतलब ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन करते हुए 1878 में दोबारा से ब्रह्म समाज में एक दूसरा विघटन हो चुका था। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्रह्म समाज के युवा सदस्यों ने केशव चंद्र सेन के इस विवाद से रुष्ट होकर एक लोकतांत्रिक संविधान की मांग के साथ उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और एक नए संगठन की साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध तथा नारी मुक्ति का समर्थन साधारण ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था और केशव चंद्र सेन ने अपनी संस्था का नाम नव विधान रख लिया। दोस्तों क्या था? नव विधान केशव चंद्र सेन की व्यवस्था थी दोस्तों, संस्था थी सॉरी। 24 जनवरी 1868 उनकी 24 जनवरी 1868 ईस्वी को केशव चंद्र सेन ने टैबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना की। साधारण ब्रह्म समाज का गठन आनंद मोहन बोस द्वारा तैयार किया गया। उसकी रूपरेखा के अनुसार प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर हुआ था। दोस्तों बात करते हैं आनंद मोहन बोस की। इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष बने। तो आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। अन्य सदस्यों में शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्र पाल, द्वारकानाथ गांगुली और सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रमुख थे। जन साधारण को शिक्षित करने के उद्देश्य से साधारण ब्रह्म समाज की ओर से तत्व कौमुदी व इंडियन मैसेंजर आदि का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। दोस्तों समझ रहे आप? तो यहाँ तक हमने भरपूर चर्चा की है आधुनिक शिक्षा एवं प्रेस का योगदान की चर्चा करेंगे नेक्स्ट बात में। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा होगी और यहाँ तक आपसे रिक्वेस्ट है सभी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए दोस्तों, और एंड तक इन वीडियो को देखिए और जो भी नोट्स आपको मेंशन करने हैं उन पर सारी क्रोनोलॉजी को और अपनी टर्मिनोलॉजी को अपने नोट्स में मेंशन करिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड धन्यवाद दोस्तों एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।